aspirants, welcome to coaching classes by Ash. My name is Asha Tiwari, and as you people are aware, I am taking your classes for Bharatiya Sakshi Adhiniyam. So everybody who is attending the classes, um, very good. And those who are not, you can recommend it to your friends. You know the channel's name. You can subscribe it. You can also like the videos that you watch, and obviously you can recommend it to all your other friends. Now, कहाँ तक हमने कंप्लीट किया है, इस पे हम लोग आते हैं. तो हम लोग एडमिशंस कन्फेशंस कंप्लीट कर चुके थे. आज हम लोगों को स्टार्ट करना है अपना डाइंग डिक्लेरेशन वाला सेक्शन. अगर आप लोगों को याद हो तो ये सब हम लोग 23, 24, 25, 26 ये सब हम लोग 25, 26 हम लोगों ने पढ़ लिया है. 25 तक पढ़ लिया था हम लोगों ने. 26 हमें आज स्टार्ट करना है डाइंग डिक्लेरेशन. सो 25 में ये था कि एडमिशंस आर नॉट अ कंक्लूसिव proof, but they may act as stopple sometimes, and वो stopple कब कब act करेगा ये हम 26 hence forward से पढ़ते हैं. तो ये क्या था सेक्शन और इसका मतलब क्या था, ये पिछली क्लास में मैं बता चुकी हूँ. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज आई वुड रिकमेंड कि आप इससे पहले की क्लास देखें, तभी आपको पिछले सेक्शंस क्लियर होंगे. अब हम आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन नंबर 26 पे. सेक्शन 26 गाइज, देखिए सेक्शन 26 पे आने से पहले ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है. स्टेटमेंट्स बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस. यानी कि अब हम जो सेक्शंस पढ़ेंगे वो उन व्यक्तियों के लिए है जिनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स कोर्ट वैलिड मानेगी, लेकिन उनको एज एन विटनेस हम बुला नहीं सकते किसी कारणवश. जैसे कि सेक्शन 26 बात करता है. सेक्शन 26 कहता है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज रेलेवेंट. सेक्शन नंबर 26 कहता है उन व्यक्तियों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट या वो केसेस जहां पे स्टेटमेंट्स तो मिल रहे हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स तो मिल रहे हैं, पर उन व्यक्तियों के द्वारा जो कि या तो अब है नहीं, यानी कि दे आर डेड, या फिर दे कैन नॉट बी फाउंड, और भी हैं जो आपको इसमें पता चलेंगे. तो आइए मेरे साथ सेक्शन नंबर 26 पढ़िए. सेक्शन 26 कहता है स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल of relevant facts made by a person who is dead or cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which under circumstances of the case appears to the court unreasonable are themselves relevant facts in the following cases namely. अब देखिए पहले यहां से यहां तक ये 4 लाइनों का मतलब समझिए. इसमें किस किस की बात की गई है. इसमें सबसे पहली बात की गई है कि वो स्टेटमेंट्स जो कि रिटन भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं, किसके, रेलेवेंट फैक्ट्स के. किसके द्वारा किया गया. सबसे पहला नंबर 1 अ पर्सन हु इज डेड. नंबर 2 अ पर्सन हु कैन नॉट बी फाउंड. Number 3, a person who has become incapable of giving evidence, या फिर जिसकी अटेंडेंस कोर्ट बिना उसके आए नहीं काम बन सकता तो कोर्ट उसको अलाउ कर देती है. आप देखो पहला अ पर्सन हु इज डेड. अब आप बोलोगे कि मैम एक व्यक्ति डेड है वो कैसे स्टेटमेंट दे सकता है. भाई विल की बात कर लो. विल में एक व्यक्ति लिख के जाता है ना कि मेरे न रहने पे ये इनके पास जाएगा, ये उनके पास जाएगा, उसको माना जाता है एज एन एविडेंस, अच्छा पीस ऑफ एविडेंस. नंबर 2, वो व्यक्ति जो ढूंढा नहीं जा सकता. ठीक है, इसका भी अभी एग्जाम्पल इस पे आएगा, बट जैसे कि बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो कि कोई एक अननेम्ड बुक, किसी का मतलब ऑथर था लेकिन अब वो याद नहीं आ रहा है कि कौन है, बट उसके द्वारा कुछ लिखा गया था, तो आप वहां तक पहुंच सकते हो. वो व्यक्ति ये पर्सन हु कैन नॉट बी फाउंड और हु इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, ये हो गया. फिर वो व्यक्ति जिसकी अटेंडेंस आप प्रोक्योर नहीं कर सकते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो चल नहीं सकता है, मान लो वो बेड रिडन है, तो उसको आप कोर्ट नहीं बुला सकते. तो इन सब चीजों में कोर्ट की कोर्ट अपना पार यूज कर सकता है और कोर्ट उनसे बोल सकता है कि ठीक है भाई आप जहां पे हो वहां से या कोई एक आप लिखित फॉर्म में आप एक दस्तावेज दे दो, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर लो. अगर आप बोल सकते हो तो वो सारी चीजें कोर्ट कर देता है. तो ये है सेक्शन नंबर 26. अब डाइंग डिक्लेरेशन इसमें आ जाता है जब आप पहला वाला देखते हो. व्हेन अ स्टेटमेंट, कहाँ गया, एक सेकेंड. Okay. So when the statement is made by a person as to cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death,
In cases in which cause of person's death comes into question, such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they made under the expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of death comes into question. कहाँ गया मेरा पेन? ये ओके, ये इसको गाइस हम लोग बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, शॉर्ट फॉर्म में डीडी। ठीक है, पूछा जाता है अक्सर कहाँ दिया गया है, तो याद रखिएगा 26 के क्लॉज ए में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बात की गई है डाइंग डिक्लेरेशन की। अब इसमें डाइंग डिक्लेरेशन नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति, उसके ऊपर कोई कुछ भी हुआ है, मान लीजिए एक व्यक्ति के ऊपर बहुत बुरी तरीके से जो है चाकू से हमला किया गया है और वो एकदम मरणासन स्थिति में है। ठीक है, तो उसके द्वारा दिया गया कोई भी स्टेटमेंट जो है वो अपने आप एक रेलेवेंट स्टेटमेंट आ जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, या फिर मरते हुए व्यक्ति के पास कोई कॉज नहीं होता है कि वो झूठ बोले। तो ये आपका क्लॉज ये कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया है उसकी मृत्यु के लिए, कि उसको वो कैसे मतलब इस हालत में पहुंचा है, या फिर वैसे सर्कमस्टेंसेस में कैसे पहुंचा, या ट्रांजैक्शन क्या थी कि उसकी ये हालत हो गई कि वो मरने वाला है, तो ये जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो रेलेवेंट काउंट होंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप। तो ये हमारा एक क्लॉज है 26 का क्लॉज ए, जो कहता है कि वैसे तो एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो एडमिशन किया जाएगा इस व्यक्ति के द्वारा, ये स्टॉपल का काम करेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को भी? अगर हो कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसलिए इसमें प्लीज कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अब आते हैं बी पे। बी कहता है, अभी आपको सबके इसके इलस्ट्रेशन मिलेंगे नीचे, ओके? सो when the statement was made by such person in ordinary course of business, and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in ordinary course of business, or in discharge of professional duty, or of acknowledgement written or signed by him in the receipt of money, goods, securities, property of any kind, or of a document used in commerce written or signed by him, or of the date of a letter or other document usually dated, written or signed by। तो देखिए आपका क्लॉज बी क्या कहता है। क्लॉज बी बात करता है कि जैसे मान लीजिए आप सब लाइब्रेरी गए हैं, राइट? लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन होते हैं, है ना, जो कि जनरली हमारे कॉलेज या जहाँ पे भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट में गए वहीं के एक व्यक्ति होते हैं जिनको लाइब्रेरियन की बेसिकली तनख्वाह मिलती है, वो वहां पे काम करते हैं। तो आपने कभी भी देखा होगा कि आप जब भी कोई बुक लेते हैं, भाई मेरे कॉलेज में तो था, आई गेस आप सबके कॉलेज में होगा, जनरली लाइब्रेरीज में होता ही है, आप कोई भी बुक लेते हैं आप उसमें एंट्री करते हैं। ठीक है, जनरल रूल्स होते हैं कि इतने दिन में आप दे सकते हो, इतने दिन में आप दूसरी ले सकते हो, या फिर आप इसके पन्ने नहीं फाड़ेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। सो यू टेक द बुक, यू राइट द बुक्स नेम, यू राइट योर नेम, एंड इफ यू आर इन एनी कॉलेज, यू राइट आप कौन से क्लास में हैं, कौन सी टीचर है, क्या सब्जेक्ट ले रहे हो, एवरीथिंग, राइट? एंड देन द लाइब्रेरियन साइंस ऑल्सो। ठीक है, करेक्ट? तो वो जो बुक अपने रिकॉर्ड जो वो बना रहे हैं, ठीक है, जो अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं, एक एंट्री कर रहे हैं, एक एंट्री कर रहे हैं। अब मान लो आगे चल के कभी वो रिकॉर्ड उठाया गया, वो लाइब्रेरियन उस समय है नहीं है, उससे मतलब नहीं है। वो जो उस बुक में, जो उस एंट्री में रिकॉर्ड होगा, जो एंट्री में रिकॉर्ड होगी, क्या बोल दिया मैंने, जो एंट्री होगी आपकी, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, या दैट्स ओके। जो एंट्री होगी आपकी वो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो दैट अगेन इज एन एडमिशन, एंड दैट अगेन इज अ रेलेवेंट वन। तो ये है आपका सेक्शन 26 का बी। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे बेयर एक्ट आप लोगों के लिए इजी बनाने का काम कर रही हूँ, क्योंकि जनरली बेयर एक्ट अगर आपने नहीं समझी तो आपको आप कोई भी बुक पढ़ लो आपको नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो होती है दैट इज कि आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझो, एंड बेयर एक्ट बिलीव मी इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल। अगर आपको एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझ में आने लगी तो आपके लिए हर सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा। सो हियर आई एम अगेन, सेक्शन 26A
clause A and section 26 clause B. If you people have any question, any queries, नहीं समझ में आया, बार बार पूछो, 1000 बार पूछो. I am here to explain it to you people again. Now, having said that, coming back to section 26 का clause number C. A and B is clear. A is dying declaration, B आपका memorandum, entry, books of record, इन सब की बात करता है. अब आ जाते हैं हम C पे. C क्या कहता है? When the statement is against pecuniary or proprietary interest of the person making it, or when, if true, it would expose him or would have exposed him to a criminal prosecution or suit for damages. Again important one, and ये पूछा जाता है, why is my pencil going here and there? ये ठीक है. अब इसका क्या है? ये कह रहा है कि जहां पे एक स्टेटमेंट दिया गया है पेक्यूनरी इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के लिए, आपने किसी फाइनेंशियल फायदे के लिए या वैसे भी किसी फायदे के लिए, लेकिन वो स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर वो सच होगा तो वो आपको भी, यानी कि आप ही वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, और अगर वो सच होगा तो वो आपको भी एक प्रकार से एक्सपोज कर रहा है किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या डैमेजेस के लिए, यानी कि सूट ऑफ डैमेजेस भी आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन तब भी आप वो दे रहे हो तो उसको भी रेलेवेंट माना जाएगा, उसको एडमिशन काउंट किया जाएगा. अब क्वेश्चन ये उठता है कि तो मैम मतलब ये तो पहले भी आ सकता था, ये इसमें क्यों आया है? देखो, ये 26 के क्लॉज सी में इसलिए आया है कि जनरली कोई व्यक्ति अपने आप को क्रिमिनेट नहीं करना चाहता, या कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट क्यों ही देगा कि वो उसमें वो भी फंस जाए. इसीलिए इसको इसमें एक्सेप्शन में रखा है, राइट, कि एक्सेप्शन मान लेते हैं इसको. अगर एक व्यक्ति ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है जिससे कि उसे पता है कि अगर ये बात सामने आई तो वो खुद भी फंस सकता है, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस हो सकता है, या फिर उसके खिलाफ डैमेजेस के लिए एक वाद किया जा सकता है, लेकिन वो तब भी दे रहा है ये स्टेटमेंट, तो इसका मतलब वो सोच समझ के दे रहा है और वो सच बोल रहा है. ठीक है, सी क्लॉज आपका ये है. अब आ जाइए डी पे. When the statement gives the opinion of any such person as to existence of any public right or custom or matter of public or general interest, or of existence of which, if it existed, would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to such right, custom or matter had arisen. ओके, तो चौथा इज वेरी इजी. जब बात राइट की हो, कस्टम की हो, तो ये अपने आप में, जैसे कि मान लो कि हम ए और बी की शादी हुई है, और ए और बी के शादी के अंतराल के अंदर ही उनका बेबी हुआ है, तो मतलब ये सिंपल सी चीज है कि मतलब ये उसी टाइम हुआ है जब उन दोनों को एक दूसरे का एक्सेस था, तो मान लिया जाता है कि हाँ ये इन्हीं का बेबी है. दूसरी चीज, जहां पे कोई राइट होता है, जहां पे कोई कस्टम होता है, जहां पे कोई प्रथा होती है, उस प्रथा को भी एज इट इज मान लेते हैं, तो ये भी आपका डी में आ गया. ये बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा समझाने लायक है नहीं, और मैं ऑलरेडी कस्टम वाले में आपको समझा चुकी हूँ. ओके, देन आपका ई बात करता है व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू एक्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन. सॉरी, मैंने आपको डी में ही ई का भी एग्जांपल दे दिया था, तो ये आप उससे समझ लो. ठीक है, अब आ जाते हैं एफ पे. व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू एक्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज, अडॉप्शन बिटवीन पर्संस डिजीज्ड and is made in any will or deed relating to affairs of the family for which deceased persons belong. जो मैंने शुरुआत में आपको will वाले वक्त बताया था, वो इसमें आ जाएगा आपका. फिर नेक्स्ट है when the statement is contained in any deed or will or other document which relates to any transaction as is specified in clause A of section 11. When the statement was made by a number of persons and expressed feeling or impressions on their part relevant to the matter in question. So here is your section number 26. प्लीज गो थ्रू इट इन योर बेरैक्स. अगर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, और इसके अलावा आप एक काम कर सकते हो. इसमें आपका ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये भी पूछा गया है.
और ये कर सकते हो। इतने आप इसमें कर सकते हो। अच्छा, चलो तो अब ये हो गया। अब इसके बाद अगर आप लोगों के पास अपनी कोई कॉपी पेन या बेराक लेके बैठे हैं तो कुछ केस लॉज नोट कर लीजिए जो कि इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। सबसे पहला पता ही होगा, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं तो नोट कर लीजिए। पाकला नारायण स्वामी, पाकला PAKLA, नारायण NARAYAN, स्वामी SWAMI, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर EMPEROR AIR 1947, one of the leading cases. इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके लिए अलग से आपको एक क्लास चाहिए केस लॉस की तो वो भी आ जाएगी, बट अभी हम केस लॉस नोट कर रहे हैं, आएंगे उसके बाद इस पे, ठीक है। उसके बाद आप एक और यूज आप लिख सकते हो, दलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, दलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 1987। Then it is Khusal Rao versus State of Bombay, AIR 1958. Khusal, KHUSAL. Khusal Rao versus State of Bombay, AIR 1958. Oh, just a sec. Okay, now there is one more section left, section number 27. Section 27 कहता है relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding truth of facts therein stated. So evidence given by a witness in judicial proceeding or before any person authorized by law to take it is relevant for the purpose of proving it in subsequent judicial proceeding or in a later stage of the same judicial proceeding. The truth of the facts which it states when a witness is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of way by adverse party or his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court considers reasonable. आप देखो, सेक्शन 27 कहता है कि एक विटनेस के द्वारा, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में विटनेस बुलाए जाते हैं, उनके द्वारा दिया गया कोई भी एविडेंस अगर वो ऐसे व्यक्ति के सामने दिया जा रहा है जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड है उसको लेने का, यानी कि जैसे कि जज के सामने दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो रेलेवेंट है उस चीज को प्रूव करने के लिए। या फिर मान लो कि एक केस है जो मेरे और आपके बीच में चल रहा है जिसमें ये डिसाइड हो चुका है कि ए जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। उस केस में डिसाइड हो चुका है कि ए जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है। अब मान लो एक केस हो रहा है आपके बीच में और सी के बीच में, आपके बीच में और सी के बीच में हो रहा है, और उसमें कहीं पे ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो प्रॉपर्टी है जो बी क्लेम करते हैं कि उनकी है, तो वहां पे अगर कोई ये ऑर्डर लगा दे या कोई ये बता दे कि नहीं वो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ये बता रहे हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुकी है कि वो इनकी प्रॉपर्टी यानी कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो दैट इज अगेन एन एविडेंस। यानी कि जो इस प्रोसीडिंग है, जो पहली की प्रोसीडिंग है, जो कि एक प्रॉपर इंसान के सामने एक जुडिशियल प्रोसीडिंग हुई है, वो जो है रेलेवेंट होगी एक सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए अगर किसी लेटर स्टेज पे होती है। नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, जहां पे विटनेस डेड है या नहीं ढूंढा जा सकता। तीसरा, जहां पे वो इनकेपेबल है एविडेंस देने के लिए। चौथा, एडवर्स पार्टी की टैक्टिक्स की वजह से वो कोर्ट नहीं आ पा रहा है। पांचवा, अगर उसकी प्रेजेंस जो है बिना डिले के ऑब्टेन नहीं की जा सकती, यानी कि उसकी प्रेजेंस में बहुत डिले होगा, तो भी कोर्ट जो है इन सर्कमस्टेंसेस के अंतर्गत एक विटनेस के द्वारा जो एविडेंस दिया गया है उसको मान लेगी, बशर्ते, प्रोवाइडेड that the proceeding was between the same parties or their representatives in interest, that the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine and questions in issue was substantially the same in the first and the second proceeding. क्या शर्त है? शर्त ये है कि जो प्रोसीडिंग है वो उन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में या उन्हीं दोनों पार्टी इन इंटरेस्ट के बीच में हो या रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हो। नंबर दो, जो एडवर्स पार्टी है उसको पूरा मौका मिला हो क्रॉस एग्जामिन करने का, जितना कि पहली पार्टी को मिला है, ठीक है।
नाउ ये था सेक्शन 27। तो सेक्शन 26 और 27 गाइस आज के लिए आप लोगों के लिए है। अब स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आज के सेक्शंस में कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको लिख सकते हैं। ओके। और हाँ, सेक्शन 26 में एक केस लॉ मैं बताना भूल गई। अच्छा, ये लाइव क्लास नहीं, वरना मैं बोलने जाती कि आप लोगों ने भी मुझे याद नहीं दिलाया। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, वन ऑफ द लीडिंग केसेस, इसको भी नोट कर लीजिए। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला 1885 का केस है गाइस। और ये भी डाइंग डिक्लेरेशन का बहुत अच्छा केस है, पूछा जाता है अक्सर। ओके, क्लियर। आई गेस आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं ही होगी, बट इन केस अगर होती है देन प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स। इफ यू फील द क्लास वाज ग्रेट आल्सो डू राइट इन द कमेंट्स। यू नो माय ईमेल आईडी, यू आल्सो नो माय यूट्यूब चैनल्स नेम, क्योंकि आप देख ही रहे हैं। इंस्टाग्राम पे द एस्परर के नाम से आपको मैं मिल जाऊंगी, मेरे यूट्यूब में ही आप मुझे ढूंढ सकते हैं। And that's all for today, guys. Thank you so much for joining. Keep on laughing, loving, living, and also studying. And I'll upload the next class tomorrow again at the same time. That's all for today, guys. Thank you so much. Bye bye, and have a good night ahead.